हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल की डेफिनेशन रीड की थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन समझी थी, वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हमारे जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स रह गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेस्ट टॉपिक्स हमारे क्या थे? कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स, टर्म्स। ठीक है, ये थोड़ी बहुत हमारी रह गई थी तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कांस्टेंट को। The constants are the values which cannot be changed or which are fixed। देखो, हमने वेरिएबल लास्ट डिस्कस किए थे जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वेरिएबल जो है वो फिक्स वैल्यू नहीं होती, उनकी नॉट फिक्स है। बट कांस्टेंट क्या होता है? उसका ऑपोजिट फिक्स होंगे, वैल्यू जो होगी उसकी फिक्स होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि 9x + 2 इज इक्वल्स टू 15। ये तो मैंने इक्वेशन लिख दी। ठीक है, एक इक्वेशन चलो मैंने लिखी हुई है, कोई बात नहीं। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा जो 2 और 15 है ये हमारे कांस्टेंट है। 3 + y = 3। अगर हम ये देख लेते हैं तो इसमें भी हमारे पास 3 और 3 दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट है। ठीक है, हमने लास्ट क्या डिस्कस किया था? वेरिएबल को, कांस्टेंट को। अगर हम इसको सेम, अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे ना एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, 8x² - 5x + 6। इसमें 6 क्या है? इसमें 6 है कांस्टेंट। अच्छा, एक छोटा सा एक्सप्रेशन लेके समझ लेते हैं। 5x + 6 ले लेते हैं। 6 एक कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, बट अगर हम इस टर्म की बात करते हैं, इसमें x क्या है? वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि 6 तो 6 ही रहेगा। अगर हम सपोज हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है वो, उसमें मतलब कि कोई 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप में वो सॉल्व हो जाता है, तो चारों स्टेप में 6 तो 6 ही रहेगा। ठीक है, अगर मतलब सॉल्व जब तक नहीं होता वो, तो क्या फिर चेंज होता रहेगा? एक्स है, जो एक्स की वैल्यू है, हो सकता है कि 1 हो, -1 हो, 2 हो, -2 हो। ठीक है, ऐसे एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है क्योंकि एक्स क्या है? वेरिएबल। और हमने क्या पढ़ा था कि जो जो वेरिएबल होता है वो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, इसलिए जो कांस्टेंट होंगे वो क्या होंगे? चेंज नहीं होंगे, फिक्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या है? इट इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर दैट मल्टीप्लाइज अ वेरिएबल। जैसे हम देखते हैं, मैंने इक्वेशन लिखी होती है 3x, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है 3x + 5। 5 क्या है? 5 हमारा कांस्टेंट है, पता है। ठीक है, बट अगर मैं इस टर्म की बात करूँ तो इसमें जो x है वो क्या है? वो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और इसमें 3 क्या है? 3 ही तो है हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं और एग्जांपल लेके। 4y + 10। देखो, वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट, ये तीनों देख रहे हैं अब हम। ठीक है, वेरिएबल क्या था? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं थी। इट मीन्स कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो 10 क्या हो गया हमारा? 10 हो गया हमारा, क्या है? 10 तो 10 ही है, ये हमारा हो गया कांस्टेंट। ठीक है, इस टर्म को अगर हम देखें 4y को, तो y इसमें क्या हो गया? पता नहीं ना हमें, अननोन वैल्यू, अननोन नंबर है, तो ये क्या हो गया? वेरिएबल। जो 4 है वो y से मल्टीप्लाई है, न्यूमेरल फैक्टर है, इसीलिए 4 क्या हो गया? y का कोफिशिएंट हो गया। क्लियर? यही डेफिनेशन तो हमने पढ़ी कि कोफिशिएंट क्या होता है? एक न्यूमेरिकल फैक्टर होता है जो हमारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ होता है। ठीक है, और एग्जांपल ले लो। ठीक है, जैसे मैं ले लेती हूँ 9x। 9 क्या हो गया? कोफिशिएंट x का, x क्या है? वेरिएबल है। और ले लो, और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। 4z + 30 ले लो। 30 क्या हो गया?
भाई 30 क्या है, इसकी वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी, इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट। 4z की अगर बात करते हैं, इसमें z क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और 4 फिर से क्या है, मल्टीप्लाई में न्यूमेरल फैक्टर है, तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। क्लियर? आई होप कि सबको कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट ये जो है क्लियर हो गए हों। ठीक है, लास्ट अब हमारा जो एक जस्ट एक बचा है वो है टर्म। टॉपिक का नेम जो है एक छोटा सा है, वो समझना है हमें। टर्म कैन बी अ नंबर, टर्म एक नंबर हो सकता है कोई भी, या वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर वेरिएबल की प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की प्रोडक्ट भी हो सकती है। ठीक है, सो बेसिकली देखो, इस डेफिनेशन को हम बाद में रीड करते हैं, पहले जो ऊपर मैंने पढ़ा इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा, मैंने यहाँ पे ये पढ़ा, अ टर्म कैन बी अ नंबर, टर्म एक नंबर भी हो सकती है, या फिर एक वेरिएबल भी हो सकती है, या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल की प्रोडक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, 4x प्लस 7y प्लस 35। अब एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, 35 इसमें क्या हो गया है, कांस्टेंट है अगर देखा जाए तो। ठीक है, y x ये दोनों क्या हो गए हैं हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, 4 और 7 ये दोनों क्या हो गए हैं हमारे कोफिशिएंट्स। अब हमें टर्म को समझना है। ठीक है, बेसिकली टर्म क्या है, टर्म इज अ पार्ट इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कम्स इन बिटवीन ऑपरेशंस प्लस एंड माइनस। तो टर्म एक हमारा जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो सारी एक्सप्रेशन ही तो लिखते हैं, जितनी भी सारी एग्जांपल्स मैंने ली। ठीक है, ये मैंने ऊपर जो एग्जांपल लिखी थी, सॉरी ये एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो बेसिकली कहता क्या है कि जो टर्म है ना वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट होता है, जो दैट कम्स इन बिटवीन ऑपरेशंस। देखो मैं यही जो हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखी थी ना, यही वाली फिर से लेके समझते हैं। 4x प्लस 7 y प्लस 35। देखो उन्होंने क्या कहा, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ऑपरेशन जो हैं एक प्लस का हो एक माइनस का हो भी सकता है। ठीक है, दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो मैथमेटिकल ऑपरेटर ही ना, मैथमेटिकल ऑपरेटर लगे हुए हैं ना, तो इसमें हमारे पास जो है एक एक्सप्रेशन है जो दैट कम्स इन बिटवीन ऑपरेशंस प्लस एंड माइनस। देखो ये एक एक्सप्रेशन का पार्ट है, प्लस से पहला पार्ट ये होगी हमारी, लेट्स सपोज टर्म 1, फिर से प्लस आ गया, फिर से एक हमने जो लिखा हुआ है ना ये 7y, ये नेक्स्ट टर्म हो गई हमारी, मान लो ये टर्म 2 है, फिर से क्या आ गया हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर आ गया, उसके बाद फिर से नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारी एक्सप्रेशन का, ये क्या होगी, थर्ड टर्म होगी। तो बेसिकली हमने जो ये लिखा ना पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा क्या है, एक्सप्रेशन है। तो उसमें इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो ये 4x 7y 35 ये क्या थी हमारी टर्म, ये भी टर्म, ये भी टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो ये जो एक्सप्रेशन कैसे बना, टर्म्स को कंबाइन करके। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स क्या हो गया हमारा, एक्सप्रेशन बनाना।
ठीक है, तो ये इसको भी तो उल्टा हम वाइस वर्सा भी तो कर सकते हैं। ठीक है, टर्म क्या होगी हमारी, टर्म क्या है, एक्सप्रेशन का ही तो पार्ट है, यही तो हमने पढ़ा कि टर्म इज अ पार्ट इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ही क्या होता है, उनका पार्ट, ये सारे पार्ट्स ही तो हैं, वन फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब देखो जो हमने ऊपर डेफिनेशन रीड की थी ये वाली, ये समझते हैं अब हम। मैंने कहा टर्म कैन बी ए नंबर, कोई नंबर भी हो सकती है, जैसे 35 मैंने सिंपल लिखा है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सिंपली नंबर, सॉरी दिखा नहीं आपको, 35 क्या हो गया, नंबर। और क्या पढ़ा था हमने कि टर्म क्या हो सकता है, सिंपली वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने 7y लिखा है, कोफिशिएंट भी है साथ में, हम ऐसी कंडीशन वाला पढ़ लेते हैं, हो सकता है कि सिर्फ y के साथ पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, वेरिएबल ये भी तो एक टर्म है। देखो ये टर्म कैसी है, ऐसे यहाँ यहाँ से समझ लेते हैं हम। ठीक है, ये जो टर्म फर्स्ट है, ये टर्म सेकंड है, ये थर्ड टर्म है। टर्म वन कैसी है, उसमें है 4x। ठीक है, सेकंड टर्म में लिखा है y, थर्ड टर्म में क्या लिखा है 35। है तो तीनों टर्म्स बट डिफरेंट है, कैसे, इसमें सिंपली क्या है, 35 एक नंबर है, y क्या हो गया, सिंपली एक वेरिएबल हो गया। इसमें क्या है, कोफिशिएंट भी हो गया और वेरिएबल भी हो गया। इसको क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट, है ना। इसका मतलब यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा कि टर्म क्या हो सकती है, कोई नंबर भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट भी हो सकती है, दो से दो ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। कैसे होंगे ज़्यादा वेरिएबल, एक्स वाई, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर, आई होप कि सबको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी का हम